में गर्मी। इस बार जब मौसम विभाग ने अच्छी बारिश की संभावना जताई तो लोग राहत भरे दिन का इंतजार करने लगे थे, लेकिन पहले गर्म हवाओं ने उम्मीदों को झुलसा दिया है। पूरा देश लू की चपेट में है। अप्रैल में ही मई जून की आग लगी हुई है। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज मेरे साथ है कैपिटल फर्स्ट के वी वैद्यनाथन, जो अभी महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित क्षेत्रों से लौट कर आए हैं। वो आज हमारे साथ सिटीजन जर्नलिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। इनसे जानेंगे कि हालात कितने नाजुक है और साथ ही हमारे साथ है आईएमए के संयुक्त सचिव रवि मलिक, जो बताएंगे कि कैसे आप लू और गर्मी के प्रकोप से खुद को बचा सकते हैं। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं मेहमानों से बात करने और देश भर में गर्मी के प्रकोप के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं तेलंगाना से आई है हैरत में डालने वाली ये तस्वीर। पारा इतना ज्यादा है कि लोग फ्लोर पर ही ऑमलेट यहां पर बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी भयंकर गर्मी है कि फर्श पर ही महिला बैठकर ऑमलेट बना रही है। हमने आपको अपने मेहमानों से हम बात कर रहे हैं, उससे पहले आपको बताते हैं कि देश में गर्मी का किस तरह का प्रचंड बरस रहा है। भयंकर गर्मी ने लोगों का बुरा हाल तो कर ही दिया है। आसमान से बरसती आग अप्रैल में ही लोगों को मई और जून जैसा एहसास करा रही है। उत्तर प्रदेश के बांदा में तापमान 37 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 47 डिग्री पर पहुंच गया है। वहीं दिल्ली में पारा 44 डिग्री के स्तर पर पहुंच गया है। यहां तक कि हिमाचल के हिल स्टेशन शिमला में भी तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। उत्तर भारत के अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी भीषण गर्मी के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सबसे बुरा हाल है यहाँ महाराष्ट्र का। मराठवाड़ा में भयंकर सूखा पड़ा है। पानी की एक एक बूंद को लोग तरस रहे हैं और इधर विदर्भ में भी सूरज की गर्मी ने झुलसा दिया है। वी वैद्यनाथन जी से हम बात करेंगे, जानेंगे आंखों देखी, लेकिन उससे पहले नागपुर में गर्मी के कहर के बारे में हमें बता रहे हैं हमारे संवाददाता रौनक कुकड़े। नागपुर शहर में गर्मी पूरे शबाब पर है और यही वजह है कि अप्रैल महीने के दूसरे हफ्ते में ही नागपुर का पारा 44.6 डिग्री तक पहुंच गया है और पूरे विदर्भ में फिलहाल इसी तरह की गर्मी का प्रकोप जो है वो लोगों को झेलना पड़ रहा है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए सुबह के वक्त से ही अगर बात की जाए तो तेज हवाएं और गर्मी जो है वो लोगों को परेशान या बेहाल करती दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक आने वाले 2 हफ्तों तक इसी तरह के हालात विदर्भ और आसपास के इलाकों में देखने को मिल सकते हैं। नागपुर के अलावा जो आसपास के जिले हैं, अगर चंद्रपुर और वर्धा की बात की जाए तो वहां पर 45 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो पहुंच गया है। तो निश्चित तौर पर लोगों के लिए मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही है। नागपुर में लोग कूलर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की गर्मी, झुलसा देने वाली जो गर्मी यहाँ पर पड़ रही है उसकी वजह से कूलर भी जो है वो काम नहीं आ पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह का हाल जो है वो नागपुर और आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है। गर्मी से बचने के लिए लोग गन्ने का रस हो या जूस जैसी जो ठंडी चीजें हैं वो पीकर इससे बचने की कोशिश भले ही कर रहे हो, लेकिन फिलहाल लोगों को इस गर्मी से निजात नहीं मिल पा रही है। अभी तक जो जानकारी है, नागपुर में झुलसा देने वाली इस गर्मी की वजह से 2 लोगों की जान चली गई है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 हफ्तों तक इसी तरह का जो मौसम है वो नागपुर और आसपास के इलाकों में बने रहने की उम्मीद है। रौनक कुकड़े, नागपुर। तो क्या एसी, क्या कूलर यहाँ पर कुछ भी काम करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। झुलसा देने वाली गर्मी है नागपुर में। लेकिन आइए जरा सुनते हैं नागपुर के लोगों का गर्मी पर क्या कहना है। नागपुर में गर्मी बहुत बढ़ गई है। यहाँ अपन बाहर नहीं निकल सकते, बहुत यानी चटके लगे रहे उनके। कपड़ा बांध के निकलना पड़ता है गर्मी के कारण। इधर उधर जूस पीना पड़ता है ठंडा। गाड़ी भी बहुत गर्म हो जाती है कहीं रखी 2 मिनट के लिए। तो गाड़ी पे तो बहुत लगती है, ऐसी चटके जैसे लगती है। अभी मई का सीजन है तो और बढ़ने वाली है धूप। तो धूप इतनी है कि लोगों के बदन जल रहे हैं, उन्हें चटके लग रहे हैं। दूसरी ओर पानी की भारी किल्लत को देखते हुए महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शराब कंपनियों की पानी सप्लाई में कटौती कर दी गई है। प्रशासन ने यह फैसला रेवेन्यू, इरिगेशन और इंडस्ट्रीज के कई बड़े अधिकारियों के साथ बैठक के बाद लिया है। फिलहाल शराब कंपनियों में 20% और दूसरी इंडस्ट्रीज में 10% की कटौती की गई है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि जरूरत पड़ने पर सप्लाई में और कटौती की जा सकती है। यही नहीं, भारी आबादी वाले मुंबई में भी हाउसिंग सोसाइटीज में पानी की सप्लाई में
कटौती की गई है और इससे पानी के टैंकर से पानी सप्लाई करने वालों की चांदी हो गई है। टैंकरों की मांग 25% तक बढ़ गई है। इसके चलते अब पानी के टैंकर्स के दाम भी बढ़ गए हैं। लेकिन चलिए यहां पर किस तरह से भारी गर्मी का प्रकोप हम महाराष्ट्र में झेल रहे हैं, बात करते हैं वैद्यनाथन जी से। वैद्यनाथन जी, आप गए थे बीड डिस्ट्रिक्ट के तमाम गांव में, ये बताइए आंखों देखा हाल वहां पर किस तरह का है, कैसे लोग परेशान हैं इस भीषण गर्मी से, किस तरह की दिक्कतों का सामना वो कर रहे हैं? देखिए, मैं बीड डिस्ट्रिक्ट गया था और अंबाजोगाई तालुक गया था। वहां पे मैं पटोड़ा विलेज गया था, मोहा विलेज गया था, चिक्कंडी विलेज गया था, मोरफाली विलेज गया था। ये सब गांव में गया था। यहाँ पे वाकई जैसे आपने कहा कि गर्मी तो बहुत है, लेकिन गर्मी के साथ साथ पानी तो है ही नहीं है, बहुत कम है। तो लोग 3-4 दिन तक नहाते नहीं हैं और पीने के लिए पानी नहीं, कपड़े धोने के लिए पानी नहीं। तो वाकई सिचुएशन काफी नाजुक है। मैंने तो 2 लड़के देखे थे जो वेल में आए थे पानी ढूंढने के लिए और उन्हें पानी मिला नहीं। फिर मैंने कहा आप क्या करेंगे? कहते हम कहीं और जाएंगे ढूंढेंगे, लेकिन पूरा दिन पानी ढूंढ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से काफी सिचुएशन डिफिकल्ट है। तो आपने कहा कि वहां पे लोग पानी ढूंढ रहे हैं, कामकाज कैसे ठप हो गया है, लोग वहां पे रह कैसे रहे हैं, इतना भारी सूखा पड़ा है वहां पर, किस तरह के इंतजामात हैं? देखिए, एक तो प्राइवेट टैंकर्स काफी नजर आए मुझे, तो जो जगह जाके बांटते हैं पैसे के लिए। जो पैसे वाले गांव वाले हैं शायद उन्हें पानी मिल जाता होगा थ्रू टैंकर। जो गरीब हैं उन्हें वक्त ज्यादा मुश्किल लगता होगा। दूसरा, पानी के ना होने का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर इज या इम्प्लीकेशन इज कि वहां पे खेती करने के लिए पानी नहीं है, तो खेती भी नहीं है करने को, और दिन का वक्त उन्हें पानी ढूंढने में जा रहा है, जो काफी मुश्किल नजर आता है। बिल्कुल, आपने यहाँ पर कुछ वीडियो भी शूट की है जो हम दिखाएंगे हमारे दर्शकों को। जब वैद्यनाथन जी निकले थे जायजा लेने के लिए, मुआयना करने के लिए, तो इन्होंने ये तमाम वीडियोस भी शूट की है। लेकिन मुझे बताइए वैद्यनाथन जी, क्या आपने वहां लोगों से बात करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि वो कैसे झेल रहे हैं इस गर्मी के प्रकोप को, वो कैसे अपना दिनचर्या जो है वो बिता रहे हैं? मैंने कई लोगों से बात की, विलेजर से बात की, सरपंच जी से बात की और कई लोगों से बात की। मुझे ये लगा कि खैर प्रॉब्लम तो खैर बहुत गंभीर है ही, ये कोई मना नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह के लोग इस मामले से जूझ रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं, उससे तो मैं बहुत ही प्रभावित हूं और बहुत ही इंप्रेस्ड हूं, क्योंकि मैंने कम से कम 4 एक्टिविटी ऐसी देखी। अगर आपके पास शो में वक्त है तो मैं आपको क्विकली बता दूं जो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी। एक तो जो होलना रिवर है फॉर एग्जांपल, पिछले 50-60 साल में पूरे भर गया है और होलना रिवर में सॉइल आ गया है। तो वो पूरे होलना रिवर को काट काट कर उसमें गड्ढे बना रहे हैं, और ताकि इस बार अगर बारिश आए तो पानी उसमें भरा जा सके। दूसरा, मैंने एक विलेज में देखा कंपार्टमेंट बिल्डिंग देखा था, बंडिंग। वो क्या करते हैं कि पूरे जो विलेजेस हैं, जो प्लॉट्स हैं, प्लॉट्स के आसपास जो है गड्ढे बनाकर इस बार कह रहे हैं कि अगर पानी आए तो गड्ढों में भर जाए, वो ऐसे फैल कर वेस्ट न हो जाए। इस तरह मैंने बहुत सारी एक्टिविटी देखी, अगर वक्त है तो और बताऊंगा। कम से कम मैंने 4 सिग्निफिकेंट ऐसी एक्टिविटी देखी, जैसे डीसिल्टिंग कहें जिसको, और बंडिंग कहें। इससे इनका एक सुदृढ़ता और जो कॉन्फिडेंस है, मोर देन कॉन्फिडेंस, जो मैं कहूंगा डिटर्मिनेशन है कि अगर दोबारा कभी ऐसा सूखा आए तो दोबारा नहीं इतनी तकलीफ ना हो। इस तरह के बहुत सारी एक्टिविटीज वहां हो रही हैं, और मेरा जाने का पर्पज यही था कि मैं देखूं कि हम किस तरह एज कंसर्न सिटीजन किस तरह हम इसे हेल्प कर सकें एट ए कॉर्पोरेट लेवल एज वेल एज इंडिविजुअल लेवल। बिल्कुल, यहाँ पे आपने सही कहा कि अपनी जिम्मेदारी आपने समझी, और बतौर सिटीजन जर्नलिस्ट आप हमारे साथ ये पूरा आपका जो एक्सपीरियंस अनुभव है आप शेयर कर रहे हैं। फिर से आएंगे आपके पास, जानेंगे और वहां पे हालात कितने गंभीर है, कितने चिंताजनक है। लेकिन पश्चिम भारत ही नहीं, पूरा उत्तर भारत भी उबर रहा है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पारा यहाँ पर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा परेशानियां हो रही यहाँ पर सैलानियों को, और दिल्ली में पड़ रही गर्मी का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अर्नब वसावला ने।
गर्मी के मौसम ने शुरू होते ही अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में कल गर्मी का पारा जो है वो 44 डिग्री तक पहुंच गया था और आज जिस तरीके से गर्मी महसूस हो रही है, जिस तरीके से धूप गिर रही है, लगता है कि आज भी ये पारा करीब 40 से 42 तक तो पहुंच ही चुका है। और हमारे साथ कुछ टूरिस्ट लोग अभी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस कड़ी धूप में यहाँ पर घूमने का मजा ले रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि कितना मुश्किल रहता है इतनी कड़ी धूप में घूमना और क्या प्रिकॉशंस वो लेते हैं। आइए उनसे पूछते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? गुजरात, सूरत से आए हैं। अच्छा, तो इतनी कड़ी धूप में आप यहाँ पर इंडिया गेट के पास घूम रहे हैं, कितना मुश्किल रहता है घूमना ऐसे वक्त में? नहीं, गर्मी तो बहुत ही ज्यादा है। आपने बताया कि सूर्य एकदम गर्म है, 44 डिग्री टेम्परेचर, मतलब ज्यादा है। मैडम, आप ये बताइए कि क्या क्या चीजों का ख्याल रखते हैं आप इस गर्मियों में घूमने के लिए, क्या करते हैं? हम कंटिन्यूसली पर्स में बॉटल रखते हूँ और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम पानी पीते ही रहते हैं, डिहाइड्रेशन ना हो जाए इसलिए। और खाने पीने में क्या कोई कुछ ख्याल रखते हैं घूमने? हाँ, गर्मी का फ्रूट्स, वी आर टेकिंग मोर फ्रूट्स। अच्छा, कंटिन्यूसली। हाँ, तो फ्रूट्स और पानी का यहाँ पर सहारा लेकर घूमने का मजा ले रहे हैं। आप ये बताइए कि कितनी गर्मी, आपको पसीने भी आ रहे हैं, कितना मजा आ रहा है गर्मी में घूमने का? हाँ, दिल्ली पहली बार देखा है तो थोड़ा मजा आ रहा है और गर्मी तो बहुत है। सो वी आर वेरी मच अवेयर फॉर रिमेनर्स आवर बॉडी हाइड्रेटेड एंड। तो यहाँ पर देखिए काफी कुछ लोग ख्याल रख रहे हैं, पानी पी रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं ताकि गर्मी में डिहाइड्रेशन ना हो। और लेकिन उसके बावजूद भी घूमने का मजा तो एक अलग ही है। लेकिन ये चमचमाती जो धूप है वो आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। ये टेम्परेचर जो है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाला है और यहाँ पर लोगों की मुश्किलात जो है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन अगर इस धूप से बचना है तो एक सिंपल सा तरीका है कि आप अपने साथ गोगल्स रखिए और उसको आप पहन लीजिए। जैसे मेरे पास अभी ये गॉगल्स है, मैं पहन लेता हूँ। और साथ में अगर आप अपने कैप जो है उसका आप इस्तेमाल करके आप अच्छे से घूमने का भी मजा इस कड़ी धूप में भी ले सकते हैं। अर्णव वसावड़ा, दिल्ली। तो यहाँ पे क्या सैलानी और क्या दिल्ली के आम रहवासी सभी को तकलीफ हो रही है। लेकिन चलिए इस गर्मी का सामना आप कैसे कर सकते हैं ये जानते हैं डॉक्टर रवि मलिक से। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अभी तो केवल अप्रैल का ही महीना है, अब यहाँ पर 2 महीने और गर्मी झेलनी है। हालांकि मौसम विभाग कह रहा है कि 2-3 दिन में थोड़ी सी राहत मिल पाएगी, लेकिन अब ये जो गर्मी का पूरा सीजन बचा है, अभी से अगर हम देखें तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो ही रही है। क्या क्या परेशानियों का सामना हमको करना पड़ सकता है अगर ये पारा लगातार ऐसे ही चढ़ता रहा तो? देखिए, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये जो गर्मी पड़ रही है इसके अंदर कई हीट स्ट्रोक्स भी हो जाती हैं जिसमें कि इवन इंसान की जान भी जा सकती है। अगर टेम्परेचर 45-47 डिग्री पे जा रहा है और हम रेगुलरली उसको एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को और पसीने हुए जा रहे हैं, तो उससे हमारे शरीर से पानी का लॉस भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का भी लॉस हो सकता है, जिससे कि धीरे धीरे करके हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, दिल की गति बढ़ जाएगी, सांस की गति बढ़ जाएगी, बीपी के ऊपर एडवर्स इफेक्ट्स आ जाएंगे और फाइनली कई बार हीट स्ट्रोक से मौत भी हो जाती है। आप अक्सर अखबारों में पढ़ते होंगे कि गर्मी के प्रकोप से जो है फलानी जगह पर 4 लोगों की मौत हो गई, 5 लोगों की मौत हो गई। तो मैं कुछ हिदायतें देना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो यह है कि जब भी आप अपने डे को प्लान करें तो कोशिश करें, जब इतनी गर्मी पड़ रही है तो 10 से 4 अगर हो सके तो अवॉइड करें बाहर निकलने के लिए। खासकर कि ऐसे एज ग्रुप जैसे बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, प्रेग्नेंट महिलाएं हो गई, इनको जो है 10 से 4 के बीच में कोशिश करें बाहर ना निकलना पड़े। अगर आपको मजबूरीवश बाहर निकलना ही पड़ता है तो डेफिनेटली आप छतरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अम्ब्रेला यूज कर सकते हैं, कैप यूज कर सकते हैं, सनग्लासेस यूज कर सकते हैं, सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़ों के बारे में बहुत खास ध्यान रखना जरूरी है। कपड़े जो हैं वो आपके खुले होने चाहिए, बहुत टाइट नहीं होने चाहिए, सूती होने चाहिए और लाइट कलर्ड होने चाहिए। अगर आप डार्क कलर्ड कपड़े पहनते हैं तो एकदम से उनके ऊपर गर्मी वो पकड़ेंगे और उससे आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दूसरी चीज ये जरूर है कि जब भी घर से निकलें खूब पानी पी के निकलें। किसी भी तरह का फ्लूइड ले सकते हैं, नींबू पानी हो गई, शिकंजी हो गई, जूसेस हो गए, छाछ हो गए, मट्ठा हो गया। आप पानी जरूर पी के निकलें। अपने साथ में पानी की बोतल भी रखें। हो सकता है बाहर निकलते हैं आपको कहीं पे पानी ना मिले, आपके पास में नींबू पानी या अपना पानी होना चाहिए ताकि रास्ते में आप इस चीज का सेवन कर सकें। और जहां तक हो सके अपने आप को छाया में आप ले जाके चलिए या अपने को अम्ब्रेला की प्रोटेक्शन में रखिए। यहां पर मैं एक चीज बड़ा एक सावधानी बताना चाहूंगा,
कभी भी आपको अगर लगे कि शरीर सड़क के ऊपर कोई भी व्यक्ति जो कि बेचारा गर्मी से जूझ रहा है, कोई गरीब आदमी है जिसको कि पसीने आ रहे हैं और वो लेट गया है या गिर गया है या उसको खुमारी आ रही है या उसका सेंसोरियम ठीक नहीं है, तो तुरंत उसको पास के अस्पताल में लेके जाइए। हो सकता है उसको हीट स्ट्रोक हो गया हो और समय रहते इलाज करने से उसकी जान बच जाए। अगर हम उसका इलाज नहीं करेंगे तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। हीट स्ट्रोक से जानें भी कई बार जाती हैं। तो ये अगर हम कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं, और दूसरी चीज ये भी है कि जब भी गर्मी आती है तो बीमारियों का जखीरा लाती है, चाहे वो वाटर बॉर्न डिजीजेस हो गई जिसमें कि डायरिया, डायसेंट्री, कॉलरा, टाइफाइड, ये सब बीमारियां जो हैं वो गर्मी के साथ में पूरे जखीरे के साथ आती हैं। और दूसरा मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस भी आनी शुरू हो जाती हैं। तो इन सब के प्रिकॉशंस लेने बहुत आवश्यक है। हम सब लोगों को जागरूक होना चाहिए कि ये गर्मी किस तरह से हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट करती है। देखिए आप कितना अच्छा दिखा रही हैं कि इतनी गर्मी है कि वो फर्श के ऊपर ही ऑमलेट बना रही हैं। तो ऐसी चीज में हम लोगों को अपने शरीर के प्रति और अपने स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी और खुद एहतियात बरतने पड़ेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने पूरी ये चेकलिस्ट दे दी है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन आपने हीट स्ट्रोक की बात की, तमाम बीमारियों की बात की जो कि गर्मी में होने की ज्यादा संभावना होती है। अक्सर हम देखते हैं कि लो ब्लड प्रेशर एक बहुत ही कॉमन चीज है। अक्सर लोग अपने काम में बिजी रहते हैं, ना ही पानी पी पाते हैं, ना ही खाना खा पाते हैं, और ऐसे में अगर हीट स्ट्रोक हो जाए और लो बीपी हो जाए तो कैसे इससे बचना चाहिए? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि जब भी हीट स्ट्रोक होता है तो उसमें हमारे को मेन दिक्कत यही होती है कि हमारे शरीर से हीट स्ट्रोक होता क्या, अगर हम इसको समझेंगे तो हम इससे लड़ भी पाएंगे। हीट स्ट्रोक में क्या होता है, जब गर्मी का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है तो हमारे शरीर से पानी निकल जाता है, पसीने की फॉर्म में एकदम से पानी निकल जाता है। और पसीना आपने देखा होगा हमेशा नमकीन होता है, तो ना केवल पानी निकलता है लेकिन हमारे शरीर से नमक भी बाहर निकल जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। शुरुआती दौर में तो दिल की गति तेज होती है, हार्ट रेट बढ़ता है, पल्सेस वीक पड़ जाती हैं और बीपी लो हो जाता है। अगर ये लो बीपी थोड़ा सा टाइम और चल जाए तो ये किडनीज को भी फेल कर सकता है, क्योंकि अगर किडनी को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं मिलेगी, लो बीपी है तो किडनीज फेल हो जाएंगी, दिमाग के ऊपर असर आ जाएगा। तो ये लो बीपी को बहुत समय तक चलना बिल्कुल नहीं चाहिए। और इस तरह के जब भी लो बीपी होता है तो उसका इनिशियल इलाज तो बड़ा सिंपल है। जिस भी व्यक्ति का बीपी लो हो रहा है, डिहाइड्रेशन है, आप उसको खूब पानी दें, और पानी भी साधारण मत दें, उसमें नमक चीनी मिला के आप उसको पानी दें ताकि उसके अंदर नमक की कमी भी पूरी हो जाए, और उससे बीपी बढ़ जाता है। लेकिन अगर बीपी इतना लो हो गया है कि मरीज जो है वो थोड़ा बेहोश भी हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग उसको अस्पताल में भर्ती करते हैं, आईवी फ्लूइड्स देते हैं, जिससे कि उसका बीपी बढ़ जाता है और समय रहते इलाज होने से उसका जान भी बच जाती है। यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा और वार्न भी करना चाहूंगा, अगर लो बीपी काफी टाइम तक चलता है या हीट स्ट्रोक का अटैक ज्यादा होता है तो इसके अंदर मौत भी हो जाती है। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, और खासकर कि ऐसे वर्ग को जो कि मजदूर तबका है, जो श्रम करते हैं, जिनका कि पसीना वैसे भी काफी निकलता है और काफी देर तक धूप में रहते हैं, उनको इस तरह के हीट स्ट्रोक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और हम लोगों को इस चीज की जानकारी जो है वो बच्चों को भी देनी चाहिए, सब लोगों को देनी चाहिए। ये बेसिकली हेल्थ एजुकेशन का मुद्दा है। बिल्कुल, हमने देखा भी यहाँ पे अब तक लगभग 130 जाने जा चुकी है गर्मी की वजह से। लेकिन साथ ही जैसे कि आपने कहा कि बच्चों पे खास ध्यान देना चाहिए, तो बच्चों के लिए किस तरह की चेकलिस्ट होनी चाहिए, क्या क्या वो तमाम उपाय होने चाहिए जो हमें करने चाहिए गर्मी के लिए? और साथ ही हमारे साथ बने हुए वैद्यनाथन जी, जिनसे हम आगे चल के जानेंगे कि जो सरकार ने तमाम वादे किए हैं और सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाने के, जो उन्होंने आंखों देखा हाल हमें दिखाया है, आपके साथ भी शेयर करेंगे, आपको भी बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो हम कर रहे हैं गर्मी पर ये खास आयोजन, जहां हमारे साथ बने हुए हैं वी वैद्यनाथन और डॉक्टर रवि मलिक। वैद्यनाथन जी, आपसे बात करना चाहूंगी मैं। हमने देखा मराठवाड़ा में किस तरह से बुरा हाल है, लोग परेशान हैं गर्मी से, लेकिन चूंकि आप गए थे, आपने उन लोगों से बात की थी, आप उस माहौल में रहे हैं, मुझे बताइए कैसे लोग पानी के लिए अपने अरेंजमेंट्स कर रहे हैं? खबरों में था कि लोग रात को देर देर तक जगते हैं, टैंकर आते हैं तो पानी वो लेते हैं, लेकिन उसमें भी काफी कुछ लोगों को पानी मिलता है, नहीं मिलता है। जब आप वहां पर गए तो आपने क्या देखा, लोग कैसे निपट रहे हैं स्थिति से?
सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जैसा जो आपने अभी इंटरव्यू किया था, किसी ने कहा कि उन्हें नींबू का पानी रखना चाहिए और लेडी ने कहा कि वो हमेशा पानी रखते हैं अपने पास। मैं कहता हूं विलेजर्स के पास तो ये सब तो एक्सट्रीम लग्जरी है, वो सोच भी नहीं सकते कि ऐसा। मैं कह रहा हूं पूरा दिन निकल जाता है उनका बगैर पानी के, और साथ में इतनी गर्मी। तो मैं आपके व्यूअर्स को ये जरूर कहना चाहूंगा कि मामला जरूर गंभीर है। जहां तक आपका सवाल है कि सिचुएशन क्या है, लोगों को पानी मिल रही है कि नहीं, यस, टैप का पानी कभी कभी आता है जब उनका डिजिग्नेटेड टाइम होता है। लोग क्यू में खड़े होते हैं 3-3, 4-4 घंटे, जब उनकी बारी आती है तो पानी पकड़ते हैं। फिर सब ने अपने यहाँ टैंक बनाया हुआ है, वहां पे पानी भर के रखते हैं ट्यूबवेल से, लेकिन पानी कम है और उसे राशन करते हैं। लोग कहते हैं जैसे गाय को भी वो पानी नहीं दे पाते, इसलिए गाय 8 लीटर दूध नहीं 2 लीटर दूध देती है। तो उनका पूरा इकोसिस्टम डेफिनेटली बहुत अफेक्टेड है इस मामले से। मोर इम्पोर्टेंट जो है, देखिए लोगों की प्रॉब्लम तो बहुत कई बार मैं कह चुका हूं और सब लोग कह रहे हैं, नई बात नहीं है, इंपॉर्टेंट है लेकिन नई बात नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है कि लोग क्या कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से कुछ संस्थाएं हैं, मैंने एक संस्था देखी थी जिनका नाम है मानव लोक, गजब का काम कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया वो गड्ढे बना रहे हैं, बंडिंग कर रहे हैं, कंपार्टमेंट बंडिंग, पूरा का पूरा तालाब रिक्रिएट कर रहे हैं। आप सोच समझ सकते हैं कि एक तालाब में से सॉइल निकाल के वापस तालाब बनाना कितना बड़ा काम है, और लोग इतनी गर्मी में ये काम कर रहे हैं। और मैं ये कहूंगा कि मैं इस काम से बहुत ही इंस्पायर्ड हूं। मेरा मानना यह है कि प्रॉब्लम है, लेकिन इस मामले में लोकल्स इस मामले से जूझ रहे हैं और किसी न किसी तरह से अपना दिन काट रहे हैं। इस समस्या से सरकार की कोशिश कितनी हमें जमीन पर दिखाई दे रही है, ये बताएं आप। नहीं, लोगों ने जरूर कहा कि टैंकर आए थे, लोगों ने जरूर कहा था कि टैप का पानी भी आ रहा है, लेकिन अपने अपने वक्त पे आता है। मैं कहूंगा कि मॉडरेट लेवल तक मुझे जरूर दिखाई दिया सरकार का काम भी, मुझे लोकल्स का काम भी दिखाई दिया। जैसे मैंने कहा, बहुत सारे प्राइवेट टैंकर थे। मैंने एक बहुत ही खास प्रोजेक्ट देखी थी जहां पे मैं कहूंगा लोकल प्रॉब्लम लोकल सोल्यूशन, इसके बारे में आप जरूर सुनिए। लोगों ने क्या कहा कि वहां पे लोगों ने अपना जो गांव के लिए काम करते हैं, जो श्रम दान करते हैं, जो आप मेहनत करते हैं, उन्हें कूपन देते हैं और रात को एक कम्युनिटी लंच, कम्युनिटी डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं इसको भी देखकर बहुत इंस्पायर हुआ। इस तरह लोगों ने लोकल सॉल्यूशन अपनी ढूंढ ली हैं। सरकार का अपना काम जरूर हुआ है, लोगों ने कहा कि पानी पहुंच रहा है, लेकिन नेचुरली पानी इतना नहीं पहुंच रहा है जितना लोगों को चाहिए या जितना लोगों को एक कंफर्टेबल जिंदगी जीने के लिए चाहिए। नहीं, साथ में गर्मी, तो ये प्रॉब्लम कंपाउंडेड है। बिल्कुल, तो यहाँ पे जितनी चिंताजनक स्थिति है उतनी तमाम कोशिश सरकार की फिलहाल नाकाफी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपके पास वापस से आते हैं, फोकस करते हैं बच्चों की सेहत पर। बच्चों के लिए बताएं, एहतियात के तौर पे हमें क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी जी वैद्यनाथन जी। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी सरकार के काम नाकामयाब है, ये गलत कमेंट होगा। लेकिन जरूर मैं कहूंगा कि काम हो रहा है, लेकिन लोकल एक्टिविटी ज्यादा है, सरकार का काम अपनी जगह पे है। बिल्कुल, तो यहाँ पे लोग भी, जो स्थानीय लोग भी हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं इस समस्या से निपटने की। लेकिन डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। मैं पहले इसी चीज में वैद्यनाथन जी की बात के ऊपर, बहुत सराहनीय है कि लोकल लोग काम कर रहे हैं, दिस इज अ गुड थिंग। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि स्वास्थ्य जो है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोकल लोग अपने रिसोर्सेज से जितना भी कर रहे हैं वो सराहनीय है, अच्छी चीज कर रहे हैं, लेकिन सरकार को भी अपना रोल पूरा लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य और उनके जान की रक्षा की बात है। तो वहां पर जितने भी पानी की सप्लाई है वो सरकार का काम है, उन्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम करानी चाहिए। बाकी लोकल लोगों का एफर्ट है वो तो अच्छी चीज है। बहरहाल, जहां तक एज ए पीडियाट्रिशियन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों की, क्योंकि मैं बच्चों का डॉक्टर भी हूं, IMA में तो हुई, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा
बच्चों की प्रोटेक्शन करनी बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि बच्चे जो हैं दे आर वेरी प्रीडिस्पोज फॉर डिहाइड्रेशन। खासकर कि छोटे बच्चे जो 5 साल से छोटे होते हैं या 8 साल से छोटे हैं, उनके अंदर डिहाइड्रेशन बड़ी जल्दी हो जाती है। इसमें 2-3 एहतियात बरतनी बड़ी जरूरी है। सबसे पहली चीज तो है कि बच्चों की हेल्थ एजुकेशन। अगर हम बच्चों को एजुकेट करते हैं कि आप अपनी प्रोटेक्शन किस तरह से करें, तो ये एक मुहिम छेड़नी चाहिए, ना केवल पेरेंट्स को बल्कि स्कूलों के अंदर टीचर्स को भी, और बच्चों को प्रॉपर जागरूक करना चाहिए। दूसरी चीज, जो स्कूल हैं उनमें जितने हो सके, क्योंकि जहां पे हर साल गर्मी आनी है और हर साल दिक्कत होनी है, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, हर्ब्स लगाएं, श्रब्स लगाएं, ताकि वहां पर छाया रहे। तीसरी चीज ये है कि जिस वक्त टेम्परेचर 47-48 डिग्री तक जा रहा है और काफी ज्यादा जानलेवा वो हो रहा है, तो उस वक्त आप ब्रीफ पीरियड छुट्टी का भी बच्चे को दे सकते हैं। तीसरी चीज है, डेफिनेटली बच्चों को जब भी आप निकालें उनको फुल्ली प्रोटेक्टेड करके निकालें, पानी उनको पी के निकालें, बार बार वो पानी पीते रहें, और टीचर्स को भी जागरूक रहना जरूरी है कि अगर कोई बच्चे को बेहोशी आ रही है या हीट स्ट्रोक हो रहा है तो तुरंत उसका इलाज करें। बिल्कुल, तो यानी तमाम सिम्टम्स को लाइटली ना ले, यहाँ पर काफी गंभीरता से समझे बच्चे की तकलीफ को। लेकिन जाते जाते वैद्यनाथन जी, आपसे समझना चाहेंगे, आप गए अपने लेवल पर, आपने तमाम रिसर्च की, आपने आंखों देखा हाल में बताया, लेकिन ये बताइए कॉर्पोरेट लेवल पर, जैसा कि आपने कहा कि हमें कोशिश करनी चाहिए, कॉर्पोरेट लेवल पर वो क्या कोशिशें हैं जो आप लोग कर सकते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले सरकार का बता दूं एक्चुअली, और पब्लिक का बता दूं। डेफिनेटली जो एक्टिविटी हो रहे हैं, पानी के टैंकर भेजे जा रहे हैं, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में वॉर फुटिंग, जैसे एक्यूट क्राइसिस किसी बात को माना जाए तो इसी को एक्यूट क्राइसिस कहते हैं। तो जितना पानी भी भेजा जा रहा है, 5 लाख लीटर भेजे जा रहे हैं, जो भी है उसका डबल किया जाए, ट्रिपल किया जाए, और बहुत डेस्परेटली इन द नेक्स्ट 1 महीना 2 महीना जरूर भेजना चाहिए। दूसरा, एट एन इंडिविजुअल लेवल मैं यही कहूंगा, अगर आप रिच हैं, अमीर हैं, तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जितना आप कंट्रीब्यूट कर सके, 10 लाख जितना कंट्रीब्यूट आप कीजिए। अगर आप मिडिल क्लास हैं तो 5,000, 10,000, 1,000 जितना आप कंट्रीब्यूट कर सके कीजिए, क्योंकि ये जो वक्त है आपके पैसे से, ये एक लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हो रही है। और अगर 45 डेज और हो गए और जून में बारिश आ गई, तो ये सारा काम जो पानी पकड़ने के लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं, तालाब नए बनाए जा रहे हैं, रिवर नए बनाए जा रहे हैं, इसका वक्त निकल जाएगा। वहां तो क्रेन्स भी चल नहीं सकती। तो जिसको जो करना है, हेल्प करना है, जल्दी करना है, अगले ही हफ्ते करना है, ताकि ये लोग अपना काम कर सके। तो मैं तो यही कहूंगा, अर्जेंसी ऑफ शॉर्ट टर्म, अर्जेंसी ऑफ सेंडिंग फंड्स, सबकी अर्जेंसी है और यह वॉर फुटिंग है, और इसे हम नॉर्मल एक्टिविटी या स्ट्रेस ना समझें। मैं देख चुका हूं ये मामला बहुत गंभीर है, और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स को जरूर इस मामले में ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर जितना हो सकता है अपने कर्तव्य को, सिटीजन मैं जरूर कहूंगा कि मैं पर्सनली ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूट करूंगा, और जो भी अदर कॉर्पोरेट सिटीजन्स हो, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मामले को अभी और रिसर्च करने के लिए टाइम है नहीं। जिन लोगों ने रिसर्च किया है, रिपोर्ट किया है, उसे सच माने, और कम से कम 2 इंस्टीट्यूशन जिन्हें मैं पहचानता हूं, जिनकी प्रेजेंटेशन देख चुका हूं, जिनके काम देख चुका हूं, एक मानवलोक और एक दिलासा, इन दोनों को अगर सपोर्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से पैसा ठीक जगह पहुंचेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन जल्दी से जल्दी हो पाएगा 45 डेज के अंदर। बिल्कुल, तो यहाँ पे अपने लेवल पर जितना बन पड़ सकता है आपको करने की यहाँ पर गुजारिश की जा रही है। ज्यादा नहीं तो कम से कम पानी बचाइए इस गर्मी में, ताकि सबको राहत मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास पेशकश में हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।